Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nurin and today we are going to solve the short answer questions of chapter number 5 circular motion. जो क्वेश्चंस हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं मैंने उसको टिक मार्क कर दिया है और हम उसी को स्टडी करेंगे आज अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5.1 पे आ जाते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं या क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड किए हैं ताकि आपको उसको सॉल्व करने में अटेम्प्ट करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 5.1 से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नोन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि हमने चैप्टर में इन चीज़ों को इन तमाम जो है चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो अब हमारे लिए इसको अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी? द टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप वी टी यानी वी के सबस्क्रिप्ट में आप टी से उसको शो करते हैं, इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स मूविंग अलोंग अ कर्व और अ सर्कल डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। यानी जब सर्कुलर मोशन में, जैसे एक व्हील है ना जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होता है, साथ साथ वो ट्रांजिशनल मोशन भी कर रहा होता है, तो फिर जो कार का व्हील है तो उस सर्कुलर व्हील की, उसकी सर्कुलर मोशन के दौरान उस व्हील की वो जो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स की सर्कुलर मोशन होती है उस वक्त जो अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल होती है वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। और जबकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी कहते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 में जैसे आपने बातें जो सारी पढ़ी थी, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ, तो वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। अब इनका रिलेशन क्या है? ये रिलेशन हमने चैप्टर में कैलकुलेट किया था कि द टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द रेडियस आर ऑफ द व्हील आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, ये वाला कि वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर वी टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है टेंजेंशियल वेलोसिटी को, विच इज योर लीनियर वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस आर, देन द अदर वन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द अबव रिलेशन। अगर आपको ओमेगा पता हो इसका मतलब है तो आप वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता हो तो आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस की वैल्यू भी उस व्हील का जो रेडियस है वो आपके लिए ऑलरेडी नोन होगा तो फिर आप इन दोनों को एक दूसरे से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दोनों में से एक की वैल्यू भी आपको पता हो तो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5.2 की तरफ। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो क्यों जरूरी है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, और ये क्यों जरूरी है जब भी कहीं सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना हो या सर्कुलर मोशन की बात है। सो द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय FC एंड मैथमेटिकली इट कैन बी as this। ये हमने पूरा डिराइव भी किया था अपने लॉन्ग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कि ये जो रिलेशन फाइनली आई थी हमारे पास कि FC इज इक्वल टू mv²/r, और यहाँ पे ये जो v²/r था ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। हमने न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए F इज इक्वल टू ma को और उसमें a जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की थी v²/r, तो यहाँ से हमारे पास ये फाइनली ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिलेशन आई थी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स थी जो हमेशा अलोंग द रेडियस होती थी किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होती थी, जो कि किसी भी बॉडी की मोशन को, किसी भी बॉडी को दायरे में मौजूद रखती थी। यानी अगर एक चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसको दायरे में घूमने पे मजबूर जो फोर्स करती है वो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। For uniform circular motion, it must be under the influence of the force which changes the direction of the motion continuously. So the centripetal force is always needed if a body is to maintain its circular motion. ये मोशन, अगर आप सर्कुलर मोशन चाहते हैं तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। इसके ऑपोजिट एक फोर्स होती है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो हमेशा कोशिश करती रहती है कि आपकी चीज को जो किस दायरे में घूम रही है उसको दायरे से बाहर निकाले, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, दायरे की मोशन को जारी
जारी रखने के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. सो इट इज देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन के लिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर हमारे ना प्लैनेट्स रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड द सन, ना कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो जितनी भी दायरे की मोशन है उन सब में सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत अहम रोल है जो उस दायरे की मोशन को बरकरार रखती हैं. अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3. व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. इसका क्या फायदा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज डिनोटेड बाय मैथमेटिकली. इट कैन बी रिटन एज, इस तरह से इसको आप कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और इसको आप मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि कैपिटल आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मास और रेडियस दोनों ही स्केलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर होगा. सो अगर आप स्क्वायर ऑफ द रेडियस, अगर कोई चीज़ दायरे में घूम रही है तो आप उसके रेडियस का जो स्क्वायर है अगर आप उसको उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म आती है कैपिटल आई. और अगर आपको याद हो तो जब हमने इसको पढ़ा था विद इन अ चैप्टर तो हमने ये बात भी की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एक तरह का एंगुलर मास होता है. जैसे लीनियर मास तो आपके पास एम होता है ना, तो लीनियर का मास का जो एंगुलर फॉर्म होती है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम एंगुलर मास भी कहते हैं. सो वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, आर इज द रेडियस जो होता है, या फिर आप उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं, वो पॉइंट जो रीजन से पास कर रहा हो ना, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द जो सर्कुलर मोशन होती है तो वो जो डिस्टेंस होता है किसी भी पार्टिकल का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको आप उसका रेडियस कहते हैं. तो ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है हमें. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन. आपको जैसे मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एंगुलर मास भी कहते हैं और ये उसी तरह से वही रोल प्ले करती है एंगुलर मोशन में जैसे मास प्ले करता है जो कि लीनियर मास होता है आपका लीनियर मोशन में. सो एज द मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द इनर्शिया. तो जब हम मास को मेजर ऑफ इनर्शिया कहते हैं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यानी ये अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज के को अपोज करती है, उसमें चेंज आने में रुकावट पैदा करती है ताकि उसमें कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई चेंज ना आ सके. ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़े. अब आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5.4 की तरफ. What is meant by the angular momentum? Explain the law of conservation of angular momentum. Angular momentum क्या है और law of conservation of angular momentum जो है वो हम किसको कहते हैं. So the angular momentum of an object is defined as the cross product of the position vector r with respect to the axis of rotation and the linear momentum p. इट इज डिनोटेड बाय एल. ये वेक्टर साइंस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं. मैथमेटिकली चूंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, वैसे तो ऊपर फोर्स भी जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, लेकिन यहाँ हम उसकी सिर्फ स्केलर फॉर्म लिख रहे थे इसलिए हमने उसको एज अ वेक्टर इधर शो नहीं किया, तो यहाँ हम उसकी स्केलर फॉर्म लिख रहे थे. यहाँ पे चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ रही है तो हमने इसलिए सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर आर है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह मोमेंटम जो है पी वो भी एक वेक्टर है, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल है उसके ऊपर भी आप एरोहेड डालेंगे क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो आपने इन एरोहेड्स का बहुत ख्याल रखना होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में आपने इनको लाजमी लिखना है. सो ये इस फॉर्म में आप इसको लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम. ये डेफिनेशन आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ी थी कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम. और आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आर पी साइन थीटा, साथ यूनिट वेक्टर एन आता है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेन्ड बाय आर एंड पी. ये हमेशा चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने ये देखा था कि जितनी भी ये जो आपकी सर्कुलर मोशन के दौरान जितनी हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम था या एंगुलर वेलोसिटी था या एंगुलर एक्सेलरेशन था, इन तमाम की जो आपने डायरेक्शन आपने देखी थी वो अलोंग द थंब थी और वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल और वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आई थी. ठीक है, तो डायरेक्शन इन सब की वही है. और उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. किस कंडीशन में, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क विल एक्ट अपॉन इट. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो एंगुलर फोर्स का नाम है,
लीनियर फोर्स को हम एफ कहते हैं, एंगुलर फोर्स को हम टॉर्क टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे ऑन द सिस्टम तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम जो है वो कंजर्व्ड रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और कंजर्व्ड। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखते हैं कि L इज इक्वल टू कैपिटल L, उसके ऊपर एरोहेड डालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर अप टू सोन। जितने भी एंगुलर मोमेंटम्स आप उन सबको ऐड अप करें तो उन सब का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व्ड और यूनिफॉर्म, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये एंगुलर मोमेंटम था और हमने उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देखा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5.5 की तरफ कि शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L नॉट इज इक्वल टू MVR। ये आपने प्रूव करना है कि ये किस तरह से MVR के बराबर है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी आप देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़े थे ना, दो तरह के होते हैं। एक आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लेकिन वो चूंकि इतना स्मॉल होता है हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादातर हम बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब आता है? ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से जो मोमेंटम आता है वो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। या जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन वो उनकी ऑर्बिटल मोशन है। और हर चीज़ जैसे प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ है या कोई अदर प्लैनेट है, वो तमाम अपने एक्सिस में अपने इर्द गिर्द भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो उसकी स्पिन मोशन होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वो उसकी स्पिन मोशन होती है। तो ड्यू टू द सर्कुलर वो जो स्पिन मोशन की वजह से जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो जब हम इसको ज़्यादातर बात करते हैं तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। सो L शुड बी इक्वल टू आर, L नॉट इसलिए लिख रहे हैं फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। अभी आपने ऊपर देखी ये रिलेशन। और जब आप इसको खोलते हैं, अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो L नॉट शुड बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा, क्योंकि अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो फिर यहाँ यूनिट वेक्टर n भी आएगा ना साथ। लेकिन जब हम सिर्फ उसकी स्केलर फॉर्म कंसीडर करते हैं तो L नॉट ऊपर कोई वेक्टर नहीं आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा। हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया, वेयर P इज इक्वल टू MV। लीनियर मोमेंटम आपको पता है P वो किसके बराबर होता है? मैस इंटू वेलोसिटी। P की जगह MV लगाया आपने और दिस इज MVR और साथ क्या आ गया? साइन थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी V। थीटा वो एंगल है जो आपके पोजीशन वेक्टर का और वेलोसिटी V का एंगल है। सो इन केस ऑफ सर्कुलर जो आपकी ऑर्बिटल मोशन है, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 90। अगर आप इसको एंगल को 90 कंसीडर कर दें, क्योंकि आपको पता है ये वेलोसिटी जो है वो लॉन्ग द टेंजेंट होती है और आर उसका रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल बनता है, क्योंकि टेंजेंट का और रेडियस का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो अगर आप इस एंगल को जब 90 ले लेते हैं एंड साइन 90 किसके बराबर होता है? साइन 90 इज 1। सो यू कैन गेट LO जो है वो किसके बराबर है? या आपका MVR साइन 91 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू MVR, हेंस प्रूव्ड। यानी ये जो चीज़ है ये आपने प्रूव करनी थी कि आपकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो MVR के इक्वल है। कैसे इक्वल है ये आपने छोटी सी एक डेरिवेशन है जो आपने इस क्वेश्चन में करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.6 आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7 की तरफ कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने उनकी डायरेक्शन जो है फॉलोइंग वेक्टर्स की सिंपल सिचुएशंस में बतानी है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की। ये देखें अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? एज वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R, V एंड R अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, यानी L इज इक्वल टू R क्रॉस P है। तो P जो है वो अगर आप उसको फर्दर ओपन करें तो P इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है उसको अंदर लिख लेंगे, मैस जो स्केलर उसको आपने ब्रैकेट से बाहर कर दिए। तो हमेशा ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। आपकी जो डायरेक्शन है, जितनी भी एंगुलर चीज़ों की डायरेक्शन है, जैसे एंगुलर मोमेंटम है या एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है और वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, थंब के अलोंग होती है। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर आप ये देखें तो the direction of angular velocity is taken along the axis of rotation by the right hand rule. If the rotation is along the curl of the fingers of the right hand, then the outward thumb gives the direction of angular velocity. अगर आप right hand को consider करें और उसकी जो चार उंगलियां हैं आपकी, उसकी वो जो चार उंगलियां हैं वो अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही हैं और उस चार उंगलियों की जो कर्ल है फिंगर्स का राइट हैंड का, उस डायरेक्शन में अगर रोटेशन है तो फिर जो उसकी रोटेशन अगर उस
तरह से हो रही है 4 फिंगर्स के अलोंग, तो फिर जो उसका थंब है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर आपकी रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे तो थंब जो है वो आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव अपवर्ड होगा, जबकि अगर आप उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर करेंगे तो फिर थंब जो है वो डाउनवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अब दोनों की डायरेक्शंस जो है, जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शंस आप देख रहे हैं कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। चाहे अगर आप उसे राइट हैंड रूल के एस्पेक्ट से देखें तो भी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, या अगर एंगुलर मोमेंटम के केस में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की चूंकि बात कर रहे हैं, तो आपको पता है आपने जब जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, तो आपने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्लेन होता है जिसमें आर और पी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, या जिसमें आर और वी दोनों एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, और जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में आपकी एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। तो आप इस तरह, चूंकि आप इधर क्रॉस प्रोडक्ट से इसको डिफाइन करें, तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी वही बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड वी या आर एंड पी होगी। ठीक है, तो आप उस एस्पेक्ट से भी वही बात कर रहे हैं कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, या फिर जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो भी हम यही बात कर रहे हैं कि वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम उसको डिफाइन करें कि उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो दोनों में बात सेम ही है, लेकिन इधर हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से कर रहे हैं और इधर हम राइट हैंड रूल के लिहाज से कर रहे हैं। तो ये दोनों की डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें सर्कुलर मोशन करती हैं उन तमाम चीज़ों की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दोज वेक्टर्स। अगर कोई वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर उस प्लेन के वो परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में वो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाती है बात क्वेश्चन नंबर 5.8 आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5.9 की तरफ आते हैं कि व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। तो ये वही चीज़ है, जब आपका बाइसाइकिल का टायर जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है तो आपको पता है मड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से अलोंग द टेंजेंट। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सो द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल अलोंग द टेंजेंट एज इट लीव्स द पाथ ऑफ द सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो जैसे ही सर्कुलर मोशन को छोड़ते हैं, जैसे आप कोई बॉल है वो आप अगर एक रोप के साथ बांध के और उसको इस तरह से गोल गोल घुमाएं और उसको एकदम से, या कोई स्टोन आपने जो है वो बांधा हुआ है उसके साथ रस्सी के साथ और उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं और अचानक से छोड़ते हैं, तो वो किस तरफ जाता है, वो हमेशा दायरे से बाहर निकलता है और अलोंग द टेंजेंट जाता है। इसी तरीके से बाइसाइकिल का टायर को जब वो जो मड है वो उसको छोड़ती है तो वो किस डायरेक्शन में जाती है, अलोंग द टेंजेंट जाती है। जब वो सर्कुलर मोशन को छोड़ेगी तो वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट जाएगी। सो एक्चुअली द मड स्टिक्ड विद द सर्फेस ऑफ द टायर ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स, यानी वो स्टिक हुई होती है उसके साथ, और वो एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है द अट्रैक्शन फोर्स होती है एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सर्फेसेस, उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सो दिस एडहेसिव फोर्स provides the necessary centripetal force to the mud to move in a circular path। इस एडहेसिव फोर्स की वजह से वो चूंकि वो उसके साथ चिपकी हुई होती है टायर्स के साथ, तो वो उसकी सर्कुलर मोशन को ही फॉलो कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो एडहेसिव फोर्स थोड़ी सी कम होती है और वो मड जो है वो उसको छोड़ती है उस टायर को, तो वो उसकी सर्कुलर मोशन को छोड़ के सीधा अलोंग द टेंजेंट मूव करती है। सो इफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज इंक्रीज्ड, अगर आप वो तेजी से बाय कोर तेजी स्पीड से मूव कराएंगे, देन एट अ सर्टेन इंस्टेंट दिस एडहेसिव फोर्स जो है वो बिकम अनेबल to meet the demand of the centripetal force and hence it will no longer move in the circular path, as in the circular path mud has linear velocity along the tangent at every point, so when it leaves its circular path it moves along the tangent at that point। तो अगर वैसे जब तक वो चिपकी रहेगी टायर के साथ तब तक वो सर्कुलर मोशन करती रहेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जैसे ही वो उसकी एडहेसिव फोर्स कम होगी और वो उसको छोड़ेगी टायर को, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, हमेशा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो वो ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं हमारा 5.10 अ डिस्क एंड अ होप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। तो इसके बारे में हमने बड़ा डिटेल डिस्कशन किया था टॉपिक के अंदर भी जब हमने इसको पढ़ा था। सो यहाँ पे आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन एज, यहाँ पे आपने डायरेक्ट उसकी फाइनल रिलेशन लिख लेनी है जो आपने वहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आपने निकाली थी वो √4gh/3 के इक्वल थी, जिसमें से आप √4/3 को अलग कर लें और √gh को अलग कर लें।
हुप के लिए क्या निकाला था आपने? द वेलोसिटी ऑफ द हुप ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन एज, अब वेलोसिटी ऑफ द हुप क्या होती है कि वी हुप इज इक्वल टू √GH। अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो डिस्क की जो वेलोसिटी है वो √4/3, √GH तो दोनों में कॉमन है ना, हुप के लिए भी डिस्क के लिए भी। फर्क किसका आ रहा है? √4/3 का, और हुप के अंदर चूंकि कोई और वैल्यू नहीं है तो √1 यानी ये 1 है, तो दोनों में से किस √4/3 जो है वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आपको देता है अगर आप उसका अंडर रूट लें, जबकि 4/3 का अगर आप अंडर रूट करें तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिलती है। जबकि हुप में चूंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो जो जब कुछ नहीं होता किसी के साथ लिखा हुआ तो हम उसको 1 ही कंसीडर करते हैं। सो दिस इज 1, यानी वेलोसिटी ऑफ द हुप के साथ जो है वो 1 का फैक्टर आ रहा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ द डिस्क के साथ ग्रेटर देन 1 का फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्क की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द हुप। ठीक है, सो डिस्क विल रीच द बॉटम फर्स्ट, तो जाहिर सी बात है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है वो फिर पहले पहुंचेगा और एज कंपेयर टू द अदर। सो √4/3 इज ग्रेटर देन 1, ये रीजन आप नीचे लिख रहे हैं। सो इट मीन्स कि वी डिस्क इज ग्रेटर देन वी हुप, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द हुप, सो द डिस्क विल मूव फास्टर एज कंपेयर टू द हुप, और वो विल रीच द बॉटम फर्स्ट, वो पहले आएगा नीचे। ठीक है, अब आगे जाएं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर डाइविंग इन द पूल? वो क्यों अपनी पोजीशन को चेंज करता है? पहले वो स्ट्रेट खड़ा होता है डाइवर, उसके बाद वो अपनी बॉडी को जो है वो इस तरह से वो स्ट्रेच, पहले वो सीधा स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी को, बाद में वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, क्यों अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करता है डाइविंग करने से पहले? वो हम देखते हैं कि बिफोर लिफ्टिंग ऑफ द डाइविंग बोर्ड द डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, यानी वो बिल्कुल खोल लेता है अपने आर्म्स भी और अपने लेग्स भी, विच मीन दैट द डाइवर हैज़ अ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब वो अपनी बॉडी को पूरा ओपन कर लेता है, रेडियस को इंक्रीज कर देता है, तो रेडियस इंक्रीज करने से उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है अबाउट एन एक्सिस, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आई आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² के इक्वल है ना। जितना बड़ा रेडियस, जब वो अपनी बॉडी को फुली एक्सटेंड कर लेगा, खोल लेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा। सो I1 जो है वो उस वक्त बहुत बड़ा हो जाता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसिडरेबली रिड्यूस टू अ न्यू वैल्यू I2, और उसके बाद जब वो अपनी when the legs and arms are drawn into the close tuck position, तो उस वक्त जब वो अपनी close tuck position कर लेगा, अपनी बॉडी को क्लोज करेगा, तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाएगा I2। और आपने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो इन्वर्स रिलेशन था, जहाँ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा होगा I1, इफ I1 इज वेरी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू I2, सो I1 का जो एंगुलर वेलोसिटी ω1 है वो बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू ω2। यानी इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 इट मीन्स ω1 इज स्मॉलर देन ω2। तो इस तरह से I1 ω1 शुड बी इक्वल टू I2 ω2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने L इज इक्वल टू I ω का रिलेशन पढ़ा है। अगर I1 बहुत बड़ी है तो उसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी ω1 है वो बहुत स्मॉल होगी, और अगर I2 छोटी वैल्यू है, जब अपनी बॉडी को वो क्लोज कर लेता है लेग्स और आर्म्स को, उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी ω2। और वो क्यों करता था क्लोज? ताकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स ले सके। जब उसने बहुत ज़्यादा घूमना होता था, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट लेने होते थे, उसके लिए वो अपनी बॉडी को क्लोज करता था। तो सो I1 इज़ वेरी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू I2, सो ω1 इज़ वेरी मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू ω2। So where ω1 and ω2 are the angular speeds before and after diving. Hence the diver spins faster when its moment of inertia becomes smaller. तो फिर वो तेजी से स्पिन करेगा जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्मॉल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा तो वो तेजी से स्पिन करेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बहुत बड़ा था I1, तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बहुत छोटी थी ω1, उस वक्त वो बहुत कम स्पिन कर रहा था। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये चीज़ यहाँ पे आपने देखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12th वाला और 13th वाला क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से हमने ये तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं ये आपके अटैम्प्ट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। और इसके अलावा अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये प्रॉब्लम्स करेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे, हम वो अटैम्प्ट करेंगे। आई होप हमने जितने आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए हैं आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। Until the next lecture, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.